अस्सलाम वालेकुम। सियासतनामे में खुश आमदेद। आज के सियासतनामे में शामिल होगा अली अमीन गंडापुर का नया तनाज़ा। मोहसिन नकवी साहब ने जो आते ही छक्का लगाया है उस पर बातचीत करेंगे। फिर मार्च में 6 सेनेट के जो ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। और फिर मरियम इकराम पर थोड़ी सी बात करेंगे कि उन्होंने क्या स्टेप लिया है। तो सबसे पहले आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एज ए सीएम कि वो नदीम असलम चौधरी जो इस वक्त उनके चीफ सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनको उन्होंने रिप्लेस किया है शहाब अली शाह से। कि वो इस वक्त बलूचिस्तान में पॉइंट है, उनको उन्होंने उनसे रिप्लेस किया। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितने भी अफसर होते हैं जो वो चीफ सेक्रेटरी लेवल के, ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से इनकी ट्रांसफ़र होती है। आप इनको खुद इटसेल्फ नहीं करते। आप अगर आपके तल्लुकात अच्छे हो तो आप वफाक को कहते हैं या एक समरी भेजते हैं जिसमें आप 3 नाम भेजते हैं और वफाक उसमें से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो सी है वो 1 को पिक करके उस पर अपॉइंटमेंट दे देती है। अब अली मीर गंडापुर साहब के तल्लुकात आपको पता है किस लेवल पे। इमरान खान साहब के कहने पे वो चाहते हैं कि ये तनाज़ात कायम रहे और ये सिस्टम को जो सा है वो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये शहबाज शरीफ साहब की जो सी है, ये शहबाज शरीफ का इस्तेकाक है कि वो किसको पॉइंट करें। शहबाज शरीफ साहब का ये मैंडेट है कि वो वफाक से किस ऑफिसर को जो सा है उधर वो मैं लगाते हैं। अब अगर वो ना भी लगाएं तो वो चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से होता है चेंज। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। अब ये एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। अब इसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी स्टेप डाउन पीछे नहीं हटेंगे और ऑब्वियसली ये शहबाज शरीफ के लिए भी पहला टेस्ट केस है कि उनकी रेट को चैलेंज किया गया है, उनके इख्तियारात को। तो अब ये देखते हैं इसमें कौन जीता है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि ऑब्वियसली वफाक जीतेगी क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब के नोट जब तक वो इस चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं देंगे, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन नहीं आता, ये अपॉइंटमेंट हो नहीं सकती लीगली। अब शहाब अली शाह जिनका मौसूफ अली अमीन गंडापुर साहब जिक्र कर रहे हैं कि उनको उन चाहिए एज ए चीफ सेक्रेटरी, थोड़ी सी दुरुस्तगी कर दूं आप लोगों की। ये 2021 से 2023 में केपी में एज ए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट रहे हैं और इनकी जेर साया इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने केपी में जितनी भी मूवमेंट, जितने धरने, एहतजाज, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रही, ये उनको सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से इनको सूबा बदर किया गया। और अब ये दोबारा उन्हीं को मांग रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि शायद वो उनके फेवरेट है। और ये एक अच्छा साइन नहीं है एज ए चीफ सेक्रेटरी, एज ए ब्यूरोक्रेट। अब आपके ऊपर टाइटल लग गया कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको एक पार्टी मांग रही है। अब ये उनके कैरियर के लिए भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब इनको मशकूक नज़रों से देखा जाएगा, कहीं पे भी इनकी अपॉइंटमेंट होगी तो अब ये देखा जाएगा कि ये बंदा पोलिटिसाइज हो चुके हुए हैं और ये इनको किस तरह अब हमने लेके चलना है ब्यूरोक्रेसी में। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा होने जा रही है। बहरहाल अब ये आने वाला वक्त बताएगा। बज़ाहिर लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी रिट कायम करेंगे इधर और इस नोटिफिकेशन को नहीं होने देंगे और तरीकाकार को फॉलो करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब को उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रब्ता करना पड़ेगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू चेंज द चीफ सेक्रेटरी। अब मोहसिन नकवी साहब ने जो आते ही छक्का लगा दिया, जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था मोहसिन नकवी एक प्लान के तहत आ रहे हैं। जैसे ही मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाला तो एक पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हुआ है कि जो थ्रेट्स है काफ़ी अडयाला जेल में, उसकी सराउंडिंग में काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अंदर भी सर्च ऑपरेशन है, बम डिस्पोजल स्क्वाड सारे एरिए को जो सा है वो सर्च कर रहा है। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। मीडिया को भी 2 किलोमीटर दूर जो सा है वो भेज दिया गया कि वो यहाँ 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई कवरेज नहीं कर सकते।
تو ان کو بھی 2 کلومیٹر ریڈیس سے دور ہے اس وقت. اور اس لیٹر کے وجہ سے انہوں نے جتنی بھی پابندیاں ملاقاتیوں کی پابندی ہے وہ لگا دی ہے کہ کوئی بھی بندہ ڈیالہ جیل میں 2 ویکس کے لیے اپ ٹل 2 اپریل کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اب اس میں سب سے زیادہ چیخیں جو نکل رہی ہیں نا وہ پی ٹی آئی کی نکل رہی ہیں. اب پی ٹی آئی نے ڈیالہ جیل کو اب ایک اپنا ایک پی ٹی آئی کیمپ آفس بنایا ہوا کیونکہ ان کے سو کال لیڈر جو ان سے ہیں امت مسلمہ کے لیڈر وہ اس وقت جیل میں ہیں. اب یہ وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں جن کو کسی اسلامک ملک کی طرف سے ابھی تک کوئی مذمتی بیان نہیں آیا کہ وہ جیل میں کیوں ہے. کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ نہیں اٹ سیلف کہ عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ میں جیتا بھی ہوں تو میرے سے کسی نے آج تک کوئی بات نہیں کی. مطلب اتنے فضول قسم کے جو ان سے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں کہ وہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کو ان کی اوقات دکھائی گئی ہے. بہرحال اب یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ ہیں اس وقت وکیل وغیرہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ میٹنگیں بار بار ہوں اور جو عمران خان صاحب کا فیڈ بیک لیا جائے کہ کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے, احتجاجی دھرنے کس طرح کرنے ہیں, ملک میں افراتفری کس طرح پھیلانی ہے اور باقی معاملات جو پارٹی کے معاملات ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو نیا الیکشن ہوا ہے وہ پھر اکبر اسباب دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے پھر الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن دے دی ہے کہ تقریباً 900 لوگوں نے اس ووٹنگ پروسیس میں جو گوہر خان صاحب جس میں بنے ہیں اس میں حصہ لیا اور 8,000 سے زیادہ ممبر ہیں اور کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ الیکشن ہو رہا ہے. بہرحال یہ اب الیکشن کمیشن میں یہ اب درخواست ہیئرنگ پہ جائے گی تو اس میں اور تفصیلات آئیں گی. بہرحال فی الحال اب پی ٹی آئی کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ انہوں نے مارچ میں دھرنا بھی دینے کا اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن کے خلاف جو ریگڈ الیکشن ہے اس پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. مارچ میں اسلام آباد ہم آئیں گے اور پریڈ والی گراؤنڈ جو جناح اسٹیڈیم ہے وہاں پہ ہم جو احتجاج کریں گے. اب محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں. محسن نقوی صاحب نے اپنی چارج سنبھالتے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جدھر آپ ہیں اب ادھر بیٹھے رہیں, کوئی ملاقات نہیں ہونی. اس وقت حالات بہت خراب ہیں. جس طرح آپ پہلے کہتے تھے نا جب بالٹی رکھ کے عمران خان صاحب جیل میں آتے تھے اور امت مسلمہ کے لیڈر کو کہتے تھے خطرہ بہت ہے, اب وہی بات اب محسن نقوی صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں پہ بھی نہیں اب ان کی ملاقاتیں ختم کر رہے ہیں. یہ خالی عمران خان کے نہیں, عمران خان کی وجہ سے باقی قیدیوں کا بھی بیڑا گرک ہو رہا ہے. ان کو بھی کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ادھر اس جیل میں صرف عمران خان نہیں ہے, شاہ محمود قریشی بھی اور پھر فیصل کہہ رہا ہوں جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ بھی ہیں ادھر, اور بھی جتنے ان کے جو مین لیڈران ہیں وہ ادھر ہی. عمر چیمہ صاحب وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہیں. تو اب کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب اس پہ اوبویسلی فرسٹریٹ تو ہوں گے, ان کی پارٹی فرسٹریٹ ہے. اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر پروٹیسٹ کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں اتنی جرت ہے کہ یہ کوئی ایسا ڈیسیجن لے لے. اب جس طرح یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور وہ مروت صاحب اپنا علیحدہ ایک رونا رو رہے ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بنائیں, لیکن مجھے پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں ملک سے باہر سے کہ اس بندے کو جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے, اور ان کے خلاف بھی ایک کمپین چل رہی ہے. بہرحال اس میں محسن نقوی صاحب فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ جیت رہے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کا کیا جواب دیتی ہے. اب آتے ہیں سینٹ الیکشن کی طرف. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ہے ڈیولپمنٹ, جو 6 ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے, اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے دوبارہ انٹری کی ہے. اب یوسف رضا گیلانی پہلے سینٹ ممبر تھے, انہوں نے استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن لڑا. الیکشن لڑنے کے بعد اب وہ پھر دوبارہ قومی سینٹ کے ممبر بننے جا رہے ہیں, اور ان کی آج فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کریں گے.
अब यूसुफ ज़दा गिलानी का सेनेट में दोबारा आना इस बात की तरफ इशारा है कि वो दोबारा सेनेट चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो ये बात कंफर्म है अब कि यूसुफ गिलानी सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, और अगर वो उम्मीदवार हुए तो उनको मौलाना फजलुर रहमान की सेनेट चेयरमैन में भी दोबारा उनको सपोर्ट होगी। अगर वो इलेक्शन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एज ए चेयरमैन भी उनको सपोर्ट करेंगे। अब पीटीआई जो अपने कैंडिडेट करना चाह रही है इमरान खान साहब के मशवरे से, अब वो हो नहीं सकते मशवरे। अब इन्होंने फिर बंदरबांट खुद करनी है। अब देखते हैं ये कौन से कैंडिडेट लेके आते हैं, किस तरह इलेक्शन लड़ते हैं। अब 2 अप्रैल तक तो पाबंदी है, और इलेक्शन आपका इसी महीने में है। अब ये इलेक्शन के बाद ही मुलाकात होगी, मुझे तो यही लग रहा है बज़ाहिर। अगर स्टेट ने अपनी रेट कायम रखी और किसी प्रेशर में ना आए तो 2 अप्रैल तक की मुलाकात नहीं हो सकती, और इमरान खान साहब का कोई मैसेज इनकी पार्टी को आ नहीं सकता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूं, आज के रमज़ान के महीने में कुछ ऑडियो लीक्स आएंगी, और वो ऑडियो लीक्स का सीज़न जो सा वो दोबारा शुरू होने वाला है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी रेट दोबारा कायम करने के लिए अब वो कुछ चेहरों को दोबारा एक्सपोज करेगी। अब देखना ये है कि वो ऑडियो लीक्स किस किस्म की होती हैं। ऑब्वियसली वो पीटीआई के हक में नहीं होंगी। पीटीआई के लिए एक रेड अलार्म है कि वो रेडी हो जाएं। अब उनके ऊपर फिर दोबारा से मड थ्रोइंग का सिलसिला शुरू होने वाला है, और ये एक मुश्किल दौर आने वाला पीटीआई के लिए अगेन। और आखिर में मरियम इकराम, जो बड़ा सोशल मीडिया पे इस पे प्रोटेस्ट हुआ, मैंने भी इस पे आवाज़ उठाई कि मरियम इकराम मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है। यहाँ पे पार्टी ने इसको एक्नॉलेज किया। अता तारड़ साहब भी कल मीडिया पे आए, उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया कि वो शायद खुद स्टेप डाउन कर दे। हुआ भी ऐसे ही कि उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया, लेकिन मौसूफ ने फिर भी वो अपनी एक जहालत दिखाई। मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई कि आप स्टेप डाउन भी कर रही हैं, आप अता तारड़ से एफिलिएशन भी दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। ये जमहूरी हक है किसी का किसी पे तनकीद करना, आप हर एक को खुश नहीं कर सकती, लेकिन आप अपनी जो रवायात हैं एक औरत होने के नाते, आप उससे लोगों के दिलों में आप अपना घर बनाएं। आप एक पॉलिटिकल अगर वर्कर हैं तो आपको ग्रेसफुली जाना चाहिए था। अब ग्रेसफुली आप एग्जिट लेती, काम करती पार्टी के लिए, दोबारा मेहनत करती, दोबारा आ जाती, हो सकता है पार्टी आपको दोबारा अकोमोडेट कर देती, उनको आप अपने काम से इम्प्रेस करने की कोशिश करती। बहरहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया, बड़े डिसग्रेसफुली उनकी एंट्री हुई, और जिस तरह सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हुआ, और ये शऊर की निशानी है। मैं आपको बताऊं, जिस ग्रेसफुली पीएमएलएन ने इसको टारगेट किया, इस कंपेन को चलाया, ये शऊर था कि पार्टी के इस गलत डिसीजन को नहीं माना। और अभी इस चीज़ की इंक्वायरी होना बाकी है कि किन लोगों ने उसका नाम डलवाया। मैं इस पे ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, और मैं चाहूँगा भी कि सोशल मीडिया पे ये कंपेन चले कि किन लोगों ने जागरसाई की, इसके नाम डलवाने की वजह से पार्टी का जो इमेज खराब हुआ, और कितनी जो इस वक्त दरीना कारकुन जो इस वक्त सड़कों पे, जिन्होंने अपनी फैमिलियां बर्बाद की, अपनी नौकरियां छोड़ दी, कारोबार ख़त्म कर दिए, सड़कों पे रुल गई, उनकी हक तलफी हुई। अब उनको अकोमोडेट करें, और इस तरह की जो सी बैकडोर जो आते हैं लोग, पैराशूटर्स, उनको उनका रास्ता रुकना चाहिए, उन पर आवाज़ उठानी चाहिए, और जायज़ तरीके से, जिसमें आप लीडरशिप की डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसमें आप अपनी रवायात को और इखलाकियात का दामन हाथ से मत छोड़ें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी वर्कर हैं वो ग्रेसफुली जो सा है वो प्रोटेस्ट करेंगे। किसी भी चीज़ अगर उनको पार्टी की पसंद नहीं है, और यहाँ पर एक और तरफ मैं मुस्लिम लीग नून के वर्करों को कहूँगा कि इस पे अब कंपेन चलाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा पार्टी का सदर बनना चाहिए। अब ये मौका है कि उनके ऊपर अब किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है,
नो डाउट वो कायद तो हैं ही, लेकिन अब उनको दोबारा पार्टी की जो कमान है वो संभालनी चाहिए। और इस तरह की जो मामलात हैं, मुझे पक्के, जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल इल्म नहीं है, उनको इस चीज़ का बिल्कुल खबर भी नहीं है कि ये औरत कहाँ से आई, किसने डलवाया इसका नाम। बहरहाल उन्होंने उनको दोबारा पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, पार्टी के मामला खुद देखने चाहिए, और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए खुद जो उनसा है वो एक्शन लेना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग का हर वर्कर इस वक्त चाहता है कि वो जो नवाज शरीफ साहब है वो इस वक्त पार्टी की कमान संभालें और पार्टी के मामलात को खुद डील करें। बहुत शुक्रिया।